भटकती आत्मा। हिमालय की गोद में बसा उत्तराखंड का एक सुदूर गांव खिंसर अपनी अछूती सुंदरता और चुनौतीपूर्ण ट्रेकिंग ट्रेल्स के लिए जाना जाता था। यहीं से दो दोस्त साहिल और रोहन ने अपनी 5 दिवसीय ट्रेकिंग यात्रा शुरू की थी। साहिल एक अनुभवी पर्वतारोही जिसकी रगों में रोमांच बहता था, इस यात्रा का नेतृत्व कर रहा था। उसके लिए पहाड़ दूसरे घर की तरह थे। वहीं दूसरी ओर रोहन एक शहरी युवक अपने दोस्त के आग्रह पर पहली बार इस तरह के साहसिक कार्य के लिए आया था। उसकी आंखों में उत्साह और डर का मिला-जुला भाव था। शुरुआती 2 दिन किसी सपने की तरह बीते। घने देवदार के जंगलों से गुजरते हुए, झरनों का संगीत सुनते हुए और बर्फ से ढकी चोटियों को निहारते हुए वे प्रकृति के अद्भुत नज़ारों में खोए हुए थे। तीसरे दिन जब वे अपने अगले कैंप साइट की ओर बढ़ रहे थे तो मौसम ने अचानक करवट ली। नीले आकाश पर भूरे बादलों का कब्जा हो गया और देखते ही देखते घना कोहरा चारों ओर फैल गया। दृश्यता इतनी कम हो गई कि कुछ ही फीट की दूरी पर देखना मुश्किल हो गया। साहिल, मुझे लगता है कि हम रास्ता भटक गए हैं, रोहन ने कांपती आवाज़ में कहा। उसकी सांसें ठंडी हवा में भाप बन रही थीं। साहिल ने अपने कंपस को देखा और माथे पर चिंता की लकीरों के साथ कहा, लगता तो ऐसा ही है। इस कोहरे में कुछ भी साफ नज़र नहीं आ रहा है। शाम तेज़ी से ढल रही थी और तापमान गिरता जा रहा था। ठंडी हवा उनकी जैकेट को चीरती हुई हड्डियों तक पहुंच रही थी। उनके पास सीमित भोजन और पानी बचा था और इस अनजान इलाके में रात गुजारने का ख्याल ही रोंगटे खड़े कर देने वाला था। रोहन की हिम्मत जवाब देने लगी थी, लेकिन साहिल ने उसका हौसला बनाए रखा। घबराओ मत रोहन, हमें बस रात के लिए कोई ठिकाना ढूंढना है। सुबह होते ही जब कोहरा छटेगा हम रास्ता खोज लेंगे, साहिल ने आत्मविश्वास दिखाने की कोशिश करते हुए कहा, जबकि वो खुद भी अंदर से चिंतित था। घंटों तक वे अनिश्चितता में भटकते रहे। अंधेरा अब पूरी तरह से छा चुका था और उनकी टॉर्च की रोशनी घने कोहरे में एक छोटे से दायरे तक ही सीमित थी। तभी साहिल की नज़र पेड़ों के बीच एक धुंधली सी आकृति पर पड़ी। वो एक पुरानी लकड़ी की झोपड़ी थी जो समय और मौसम की मार से जीर्ण शीर्ण हो चुकी थी। उसकी छत कई जगहों से टूटी हुई थी और दीवारें काई से ढकी थीं। ये देखने में भयावह लग रही थी, लेकिन इस बर्फीली रात में ये किसी महल से कम नहीं थी। हमें वहाँ चलना चाहिए, साहिल ने रोहन की ओर इशारा करते हुए कहा। झोपड़ी का दरवाज़ा एक चरमराती हुई आवाज़ के साथ खुला, जैसे कोई सदियों की नींद से जागा हो। अंदर का माहौल बाहर से भी ज़्यादा ठंडा और भयानक था। हवा में सीलन और सड़न की एक अजीब गंध फैली हुई थी। मकड़ी के जाले हर कोने में लगे थे और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी। एक कोने में एक पुरानी चारपाई पड़ी थी और दूसरी तरफ एक छोटी सी अंगीठी थी जिसमें राख ठंडी पड़ चुकी थी। उन्होंने अपना सामान नीचे रखा और थोड़ी राहत की सांस ली। कम से कम वे बर्फीली हवा से तो बच गए थे। साहिल ने अपनी टॉर्च की रोशनी में झोपड़ी का जायजा लेना शुरू किया। उसे एक कोने में कुछ पुरानी जंग लगी चीजें मिली, एक लालटेन, एक फटा हुआ नक्शा और एक चमड़े की जिल्द वाली पुरानी डायरी। देखो यहाँ क्या मिला, साहिल ने डायरी उठाते हुए कहा। जैसे ही रात गहरी हुई, झोपड़ी का अजीब माहौल और भी स्पष्ट होने लगा। उन्हें अस्पष्ट आवाज़ें सुनाई देने लगीं। हवा के झोंकों के बीच किसी की फुसफुसाहट, फर्श पर किसी के दबे पांव चलने की आहट। पहले तो उन्होंने इसे अपना वहम समझा, लेकिन जब दोनों को एक ही समय में ये महसूस हुआ तो उनके दिल में डर निखर कर लिया। उन्हें ऐसा लगा जैसे वे इस झोपड़ी में अकेले नहीं हैं, कोई और भी है जो उन्हें देख रहा है। रोहन ने डरते हुए कहा, साहिल, मुझे यहाँ ठीक नहीं लग रहा है। ऐसा लगता है जैसे कोई हमें देख रहा है। साहिल ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन वो खुद भी उस अनचाही उपस्थिति को महसूस कर सकता था। उन्होंने सोने की कोशिश की, लेकिन डर के मारे उनकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। आधी रात के करीब जब झोपड़ी में पूरी तरह से खामोशी छाई हुई थी, उन्हें अपने सामने एक धुंधली सी आकृति बनती हुई दिखाई दी। धीरे धीरे वो आकृति एक इंसान के आकार में ढल गई। वो एक युवा व्यक्ति का पारभासी शरीर था, जिसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर गहरी पीड़ा और उदासी का भाव था। वो उनकी ओर देख रहा था। उसकी आंखें मदद की गुहार लगा रही थीं। रोहन डर के मारे चीखना चाहता था, लेकिन उसके गले से आवाज़ नहीं निकली। साहिल भी अपनी जगह पर जम गया था। वो कोई भूत था, एक आत्मा जो इस झोपड़ी में फंसी हुई थी।
आत्मा ने एक धीमी फुसफुसाती हुई आवाज़ में कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। साहिल ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? मेरा नाम अमन था। मैं भी तुम्हारी तरह एक यात्री था। सालों पहले मैं भी इसी रास्ते पर भटक गया था। मौसम बहुत खराब था और मैं इस झोपड़ी में शरण लेने के लिए आया था, लेकिन मेरी किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया। मैं ठंड और भूख से यहीं मर गया। उसकी कहानी सुनकर साहिल और रोहन के रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें उस आत्मा पर दया आ रही थी। हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं? साहिल ने पूछा। अमन की आत्मा ने उस डायरी की ओर इशारा किया जो साहिल के पास थी। डायरी में मेरे आखिरी दिनों की कहानी है। मेरी आत्मा को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक कि मेरे अवशेषों का उचित अंतिम संस्कार नहीं हो जाता। कृपया मेरी मदद करो। ये कहकर अमन की आकृति धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। झोपड़ी में एक बार फिर खामोशी छा गई, लेकिन इस बार ये खामोशी और भी भारी लग रही थी। साहिल में कांपते हाथों से डायरी खोली। धूल और सीलन के बावजूद लिखावट अभी भी पढ़ी जा सकती थी। अमन ने अपनी दर्दनाक कहानी को विस्तार से लिखा था। कैसे वो अपने दोस्तों से बिछड़ गया, कैसे उसने जीवित रहने का संघर्ष किया और अंत में कैसे उसने इस झोपड़ी में अकेले दम तोड़ दिया। डायरी के आखिरी पन्ने पर उसने उस जगह का एक कच्चा नक्शा बनाया था जहां उसने गिरने से पहले आखिरी बार सूरज की रोशनी देखी थी। उम्मीद थी कि कोई उसे ढूंढ लेगा। उसने लिखा था कि उसका शरीर पास की एक गहरी खाई में गिर गया था। सारी रात साहिल और रोहन उस डायरी को पढ़ते रहे। अमन का दर्द और उसकी लाचारी उनके दिलों को छू गई थी। वे डरे हुए थे, लेकिन अब उनके मन में एक नया संकल्प था। वे अमन की आत्मा को शांति दिलाएंगे। सुबह होते ही कोहरा छट गया और सूरज की पहली किरणें पहाड़ों पर पड़ी। साहिल और रोहन ने डायरी में दिए गए नक्शे के अनुसार उस खाई की तलाश शुरू कर दी। ये एक खतरनाक काम था, लेकिन वे अपने इरादे पर दृढ़ थे। कुछ घंटों की मशक्कत के बाद उन्हें वो जगह मिल ही गई। खाई के नीचे उन्हें अमन के कंकाल के अवशेष मिले, जो अभी भी उसके फटे हुए कपड़ों में लिपटे हुए थे। एक भारी मन के साथ उन्होंने अमन के अवशेषों को इकट्ठा किया। वे उन्हें पास की नदी के किनारे ले गए और हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार एक छोटी सी चिता बनाई। साहिल ने मंत्रों का जाप करते हुए चिता को मुखाग्नि दी। जैसे ही आग की लपटें आसमान की ओर उठीं, उन्हें एक पल के लिए हवा में अमन की एक हल्की मुस्कुराती हुई आकृति दिखाई दी, जो कृतज्ञता में अपना हाथ हिला रही थी। फिर वो हमेशा के लिए विलीन हो गई। अमन का अंतिम संस्कार करने के बाद साहिल और रोहन को एक अजीब सी शांति का अनुभव हुआ। जैसे ही वे वापस मुड़े, उन्होंने देखा कि मुख्य ट्रैकिंग ट्रेल उनसे कुछ ही दूरी पर साफ दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अमन की आत्मा ने उन्हें सही रास्ता दिखाया था। दोपहर तक वे सुरक्षित रूप से अपने कैंप साइट पर पहुंच गए। ये अनुभव उन्हें गहराई से बदल चुका था। उन्होंने न केवल प्रकृति की अप्रत्याशित शक्ति का सामना किया था, बल्कि एक भटकती आत्मा को मुक्ति भी दिलाई थी। पहाड़ों की वो यात्रा उनके लिए सिर्फ एक साहसिक कार्य नहीं रह गई थी। ये जीवन, मृत्यु और मानवीय करुणा का एक अविस्मरणीय सबक बन गई थी। वे जानते थे कि अमन की कहानी और उसकी शांत आंखें हमेशा उनके दिलों में जीवित रहेंगी।